हरिद्वार में घाट के किनारे एक मंदिर होता है और उसी मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी। वैसे तो वो जवान थी, लेकिन उसके शरीर पर मैले कुचैले कपड़े थे और देखने से एकदम से भिखारन लग रही थी। अब वहीं पर उसी मंदिर पर एक लड़का आया करता है जिसका नाम होता है अरविंद। अब अरविंद जैसे ही इस घाट पर आता है और यहाँ पर इस मंदिर में जाता है अंदर की तरफ, तो वह अपने साथ काफी सारा खाने का सामान लाया था और उन खाने के सामानों को इधर उधर लोगों में बांटने लगता है। दरअसल जो अरविंद है वो एक जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग किया करता है और यहाँ पर हरिद्वार के अंदर उसका एक अपना होटल भी है जहाँ पर रेस्ट करने की व्यवस्था भी है, साथ में खाना पीना खाने का इंतजाम भी है। तो यानी कि बहुत ही लग्जरियस होटल वह चलाया करता है। अब अरविंद रोज सुबह सुबह आकर गंगा स्नान करता है और उसके बाद इस मंदिर पर या आसपास जो भिखारी बैठे होते हैं उन्हें खाना खिलाया करता है। तो इसी तरह से आज भी वो खाना खिलाने के लिए आया था और उसके बाद जब वह खाना बांट रहा था तो इस लड़की पर उसकी नजर पड़ती है। इसके बाद वह इसके पास खाना रख देता है और जैसे ही लड़की उस खाने को लेने के लिए होती है तो उसी दौरान एक कुत्ता आकर उस खाने को झूठा कर देता है। इसके बाद लड़की जब देखती है कि कुत्ते ने खाना झूठा कर दिया है तो उसके बाद उस खाने को ना खाकर चुपचाप गुमसुम सी ऐसी बैठ जाती है और सामने की तरफ देखे जा रही थी। अरविंद जो होता है जब वह देखता है कि इस लड़की का खाना कुत्ते ने झूठा कर दिया है तो उसके बाद दोबारा से उसकी तरफ देखता है कि शायद वो उससे खाना मांगेगी, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था कि वह काफी ज्यादा भूखी है। लेकिन जो लड़की होती है वह केवल सामने की तरफ देखती ही जा रही थी। शायद उसके मन में सवालों का भूचाल चल रहा हो और बहुत सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही हूं। इसके बाद जो अरविंद होता है वह उसके पास जाता है, कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो उसके बाद वह लड़की जो होती है वह उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद हाँ में सर हिलाती है। अरविंद जो होता है वह उसे खाना देता है और जब ये लड़की खाना खाने लगती है तो बड़े ही सलीके से खाना खाती है, जैसे कि वह ऐसी नहीं हो जैसी फिलहाल दिख रही हो। अरविंद जो होता है और सभी में खाना बांट देता है, मंदिर के अंदर दर्शन करने चला जाता है और जब वह वहां से वापस लौटता है तो तब भी वह लड़की वहीं पर बैठी हुई थी और काफी ज्यादा उदास होकर उसी तरफ देख रही थी। इसके बाद जो अरविंद होता है वह उस पर तरस खाता है और कहता है कि तुम भीख क्यों मांगा करती हो। तभी यहां पर वह लड़की उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में एक अनकही ऐसी सच्चाई थी जो अरविंद को बार बार झंझोर रही थी। लड़की कहने लगती है कि नहीं, मैं भिखारी नहीं हूं, बस हालात की मारी हुई हूं। अब इस बात को सुनकर अरविंद थोड़ी देर तक सोचता है और पूछने लगता है कि कौन हो तुम, कहां से आई हो। लेकिन वह लड़की इस सवाल को सुनकर उसकी तरफ देखती तो है लेकिन कोई जवाब नहीं देती है। अरविंद जो होता है वो कहता है कि अगर तुम मजबूर हो तो क्या तुम मेरे यहाँ पर काम कर सकती हो। मेरा ना एक होटल है और वहां पर तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो वह लड़की होती है वह कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके यहाँ पर काम कर दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर अरविंद उस पर तरस खाते हुए उसे वहां से अपने होटल में ले जाता है। अब होटल के अंदर जैसी वो एंट्री करती है तो यहाँ पर जो और वर्कर होते हैं वह उस लड़की को देखते हैं, क्योंकि देखने से वो बिल्कुल एकदम से भिखारी लग रही है। लेकिन यहाँ पर जब वो लोग कहते हैं कि साहब इस भिखार को कहां से ले आए, तो अरविंद जो होता है वो उन्हें धमका देता है, कहता है कि कोई भिखारी नहीं है, आज से तुम्हारे स्टाफ का हिस्सा है और यहीं पर रहकर काम करेगी, रहना खाना इसका हमारी जिम्मे है और उसके बाद कुछ पैसे भी इसको दे दिए जाएंगे। इस बात को सुनकर सभी लोग एकदम से चुपचाप रह जाते हैं और उसके बाद जहां पर जो अरविंद होता है वो होटल की एक महिला स्टाफ को बुलाता है और कहता है कि सबसे पहले तुम ऐसा करो, ये पैसे ले जाओ और इसे ना अच्छे से नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाओ। उसके बाद जो महिला स्टाफ होती है वह ऐसा ही करती है और यहां से पहले तो बाहर जाती है और उसके लिए कपड़े खरीदती है और कपड़े खरीदने के बाद उसे अच्छी तरह से नहला धुलाकर अरविंद के सामने पेश किया जाता है। जब यहां पर जो लड़की होती है वह उसके सामने पेश होती है तो अरविंद उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहां पर वह अपना नाम मीरा बताती है। अब जो मीरा होती है उससे अरविंद कहता है कि ठीक है मीरा, यहां पर जो काम तुझे अच्छा लगे वो काम तुम कर सकती हो और आराम से खुलकर रहना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने मेहनत करो, मेहनत करके पैसे कमाओ और पैसे कमाने के बाद अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। आज से तुम्हें भिखारियों की तरह रहने की जरूरत नहीं है। मीरा जो होती है वो खामोश सी हाँ में सर हिलाती है और यहाँ पर जो अरविंद होता है वह उस लड़की से कह देता है कि देखो इसका अच्छे से ख्याल रखना, कोई भी दिक्कत ना होने पाए। यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो मीरा होती है सारा काम यानी कि होटल का जितना भी काम होता है सभी काम को किया करती है। और जो अरविंद होता है जब उसके खामोशी को देखता है तो इसी वजह से वह बार बार उससे कहा करता है कि मीरा
कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, और तुम ना अच्छा काम कर रही हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, अप्रिशिएट उसे किया करता है ताकि जो उसके गम हो वो थोड़े से कम हो। और अरविंद मीरा के बारे में पास्ट को जान सके कि आखिर क्या कारण था जो ये लड़की यहाँ पर, क्योंकि अब तक उसे ये सब कुछ देखकर, यानी कि यहाँ पर जैसे वो रहा करती है उस रहन सहन को देखकर उसे ये तो महसूस हो गया था कि ये भिखारी बिल्कुल भी नहीं है, शायद सच में ही हालातों की मारी हुई है, इसीलिए वह ये सब कुछ कर रहा था। और इसके बाद धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद होटल का एक स्टाफ मेंबर होता है जो कि अरविंद के घर के पास ही का रहने वाला है, और वह अरविंद की जो माँ होती है उसका काफी ज्यादा चाहता है। दरअसल अरविंद के जो पिता है वो काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, और उसके बाद से जो अरविंद की माँ है वही उसकी गार्जियंस है, और उन्होंने उसको होटल चलाने की सलाह दी है। ये जो पड़ोस का स्टाफ है यह उसने यहाँ पर रखा है ताकि उसके बेटे को कोई भी परेशानी ना हो। अब जो स्टाफ होता है वह इस बात से अंदर अंदर चिढ़ने लगता है, सोचता है कि ये तो देखो भिखारन को यहाँ पर ले आया और भिखारन अब हमारे साथ में रहकर काम किया करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने देख लिया था और उसने ये कहा था कि सर आप इसे यहाँ पर क्यों ला रहे हो, ये भिखारन को यहाँ पर क्या काम है। तो उसके बाद जो स्टाफ होता है वह इस बात से जलने लगता है, और एक दिन ऐसा ही कुछ होटल के अंदर भी हो जाता है। दरअसल यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने मीरा को सीढ़ियों पर बैठे हुए भीख मांगते हुए देखा था, और उसी समय जब वे यहाँ पर आते हैं तो मीरा को देखकर पहचान लेते हैं। मीरा को पहचानने के बाद वह एकदम से कहने लगते हैं कि ये भिखारन यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि मीरा उनके लिए खाना लेकर आई थी। लेकिन तभी अरविंद वहां पर आ जाता है, कहता है कि देखिए ये उस टाइम पर भिखारन थी, लेकिन ये मजबूरी में भिखारन थी, ऐसे कोई बात नहीं है, अब ये हमारे यहाँ का स्टाफ है, आप लोग आराम से खाना खाइए, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जैसी आप समझ रहे हो। वो लोग वहां पर खाना खा लेते हैं और अर्जुन को एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो दूसरा स्टाफ था जो जला करता था मीरा से, वह इस बात को सुनकर उसे एक मौका मिल जाता है, और इसके बाद वह वहां से सीधा अर्जुन की मां के पास जाता है और उसे सिक्का पढ़ा देता है। कहता है कि मैम साहब देखो आपका बेटा तो इस तरह से एक भिखारन को ले आया है और उसकी वजह से अब होटल की सेल पर भी फर्क पड़ सकता है। तो वह पूछने लगती है कि कैसे, तो वो कहता है कि वो भिखारन है, इसी शहर के अंदर वो भीख मांगा करती थी, और आज एक फैमिली आई थी जिसने उसे पहचान लिया था और कहा था कि भिखारन को यहाँ पर क्या करा काम है। तो उसके बाद यहाँ पर अर्जुन सर ने ये बात संभाल ली थी, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसने देखा है ये लोग तो अच्छे लोग थे, इसी वजह से ये सब कुछ सहन करके चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो इस बात को देखने के बाद होटल की बर्बादी बदनामी भी कर दे कि उस होटल के अंदर नहीं जाना, क्योंकि वहां पर भिखारियों को काम पर रखा है और वही हमें खाना परोसा करते हैं। इस बात को सुनकर मां कहती है कि ठीक है मैं देखती हूं, कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम तो चले जाओ, मैं आती हूं। इसके बाद जो मां होती है वह होटल में आती है, लेकिन उस टाइम पर जो अरविंद था वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। वहां पर आने के बाद वह पूछती है कि मीरा कौन है, तो उसके बाद जो मीरा है वो उसके सामने खामोश सी आकर खड़ी हो जाती है, और इसके बाद जो अरविंद की मां होती है वो उसे धमकाने लगती है, कहती है कि भिखारन तू यहाँ पर क्या कर रही है, मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू किया है जो वो इस तरह से तुम्हें यहाँ पर रख रहा है, निकल जा तू यहाँ से, यानी कि इस तरह की बातें उसे कह डालती है। अब इसके बाद जो मीरा होती है वह इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोती हुई वहां से बाहर निकल जाती है। शाम को जब अरविंद वापस आता है तो उसके बाद उसे मीरा होटल के अंदर नहीं मिलती है, और जब वह पूछने लगता है तो वही महिला जिस महिला ने मीरा को पहली बार अच्छे कपड़े पहनाए थे, नहलाया था, धुलाया था और होटल का सारा काम समझाया था, वह महिला अरविंद को बताती है कि साहब आपकी माँ आई थी और माँ ने ना ऐसे ऐसे उसे धमका दिया, और वो आंखों में आंसू लेकर यहाँ से चुपचाप निकल गई। उसके बाद जो अरविंद होता है वो काफी ज्यादा परेशान होता है, और परेशान होने के बाद फिर से उसी मंदिर पर पहुंच जाता है जहां पर पहली बार उसे मीरा मिली थी, यह सोचकर कि शायद वो वहां पर होगी, और यह उसका सोचना बिल्कुल ठीक था। मीरा वहीं पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। अब तक जो अरविंद है वो मन ही मन मीरा को पसंद करने लगा था, क्योंकि मीरा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, हालांकि वो हालात की मारी हुई थी, तो इसी वजह से ऐसा सब कुछ लग रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा सुंदर थी। उसके बाद वह जैसे ही वहां पर जाता है तो मीरा उसे फिर से सीढ़ियों पर बैठी हुई मिल जाती है, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू थे और वह लगातार अपनी आंखों के आंसू को उस दुपट्टे से पहुंच रही थी जो कि उसने होटल में पहन रखा था। अब जैसे ही अरविंद मीरा को यहां पर रोते हुए देखता है तो उसके बाद एकदम से उसके पास आता है और कहता है कि मीरा तुम यहां पर दोबारा से। तो उसके बाद जो मीरा होती है वो कहने लगती है देखिए आप ना मुझसे दूर ही रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि आप तो काफी अच्छे हो, लेकिन आपकी माँ ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। इस बात को सुनकर अरविंद कहता है कि कोई बात नहीं, माँ है, गलती हो गई उनसे, कोई बात नहीं, जब मैं उन्हें बताऊंगा
तो वो भी इस बात को समझ जाएंगी। इसके बाद मीरा जो होती है वो कहने लगती है कि हाँ, कह तो आप ठीक रहे हो, माँ तो समझ ही जाएगी। ऐसा कहकर वह और भी जोर जोर से रोने लगती है। अरविंद जो होता है उसे चुप कराता है, कहता है कि मीरा चुप हो जाओ, और क्या हुआ, ऐसी कौन सी परेशानी है। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो कहती है कि मेरी भी एक माँ थी, जिस माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब उसको लगा कि अब उसकी बेटी नहीं बच पाएगी तो उसने तो मुझे भेज दिया, लेकिन यहाँ पर मेरी उससे भी बुरी हालत हो गई। अब क्या करूं मैं, वरना मेरा भी घर था, सब कुछ था। अब ये बात सुनकर अरविंद समझ जाता है कि जो मीरा है वो शायद अपने बारे में अब सब कुछ बता देगी। इसी बात को सोचकर जो अरविंद होता है सबसे पहले उसे शांत कराता है, और शांत कराने के बाद उसे वहां से एक रेस्टोरेंट पर ले जाकर बैठा देता है। कहता है कि सबसे पहले कुछ खाते हैं, मेरे हिसाब से तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। तो मीरा कहती है कि हाँ, नहीं खाया। तो अरविंद सबसे पहले उनके लिए खाना लगवाता है और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो अरविंद है वह आज फिर से उससे पूछता है वही सवाल जो पीछे वो कई बार पूछ चुका है, लेकिन मीरा उस पर चुप्पी साध लेती थी। तो उसके बाद जब वह पूछता है कि मीरा तुम कौन हो, कहां से आई हो, आखिर क्या पास्ट है तुम्हारा, तो उसके बाद मीरा बताती है कि अरविंद, मैं ना पीछे से बिहार की रहने वाली हूं। वो दरअसल मेरे जो पिता है वो काफी ज्यादा शराबी थे, और शराब की लत के चलते वह मेरी माँ सावित्री को बुरी तरह से पिटाई लगाया करते थे। अब इन बातों से माँ काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके मेरी 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई करवा दी थी। अब जैसी 12वीं क्लास की मेरी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पिता होते हैं वह जुआ खेलने लगते हैं, और जुआ भी कुछ ऐसा खेलते हैं कि जिस जुए के चलते वह अपना घर बार जमीन सारा कुछ हार जाते हैं, और अंत के दर्जे जब उन पर काफी ज्यादा पैसे का कर्जा हो जाता है तो उसके बाद वह एक सेठ से मेरा सौदा कर लेते हैं। अब जो सेठ था वह इस बात को सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे देख रखा था और मैंने भी उसे देख रखा था। मेरी उम्र उस टाइम पर 17 साल 9 महीने थी, लेकिन उस सेठ की उम्र लगभग 45 साल थी। तो तुम ही बताओ भला ऐसे व्यक्ति से मैं शादी कैसे कर सकती थी। एक दिन शाम के समय जो पिता होता है उस सेठ को लेकर घर के अंदर आ जाता है, और वहां पर आकर कहने लगता है कि मीरा देखो, ये तुम्हारा होने वाला पति है और इससे बातचीत कर लो। अब इस बात को सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह सेठ 45 साल का था और मैं भला उससे कैसे बातचीत कर लूं। मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूं, लेकिन माँ भी पिता के डर की वजह से अपनी आंखें नीचे की तरफ कर लेती है और कहती है कि बेटा बात कर लो। लेकिन मीरा जैसी वहां पर जाती है तो वहां पर जाने के बाद कह देती है कि सेठ जी, आपको शर्म नहीं आ रही, मैं आपकी बेटी के बराबर की हूं। आपको यह बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि आप बुढ़े आदमी होकर मुझ जैसी जवान लड़की से शादी करोगे। इस बात को सुनकर जो मीरा का पिता होता है वह भी गर्म हो जाता है, लेकिन तभी जो सेठ होता है वह उसे कहता है कि देख, मुफ्त में नहीं कर रहा तेरे से शादी, तेरे पिता के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया है, तो सारे कर्जे को मैं ही पटाऊंगा। कुछ पैसे तो मैं इसे दे चुका हूं और बाकी पैसे तुमसे शादी होने के बाद दूंगा। वैसे भी मेरी कोई शादी नहीं है, वहां पर तू ऐशो आराम से जिंदगी जिएगी। ऐसा कहकर वह उसे चुप करा देता है और उसके पिता से कहता है कि देखो किशन लाल, अच्छी तरह से इसे समझा देना, और उसके बाद मैं 2 दिन बाद इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इससे शादी कर लूंगा। ऐसा कहकर सेठ तो वहां से चला गया था, लेकिन जो उसका पिता था जैसे सेठ वहां से जाता है तो उसके बाद अपनी बेटी को धमकाने लगता है। कहता कि तुझे जरा भी अकल है कि तू ये क्या कह रही थी, शर्म आनी चाहिए तुझे। इस बात को सुनकर जो मीरा होती है वो कहने लगती है कि पापा, शर्म तो आपको आनी चाहिए, आप जो ऐसा कर रहे हो। लेकिन इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह एकदम से अपनी बेटी मीरा पर हाथ उठा देता है और उसे बुरी तरह से पिटाई लगाने लगता है। मीरा को पीट पाट कर वह एक कमरे में बंद कर देता है और वहां पर मीरा फूट फूट कर रोने लगती है। पिता फिर से दारू पीने के लिए चला जाता है, और यहां पर जब मीरा फूट फूट कर रोती है कमरे के अंदर, तो उसके बाद उसकी माँ दरवाजा खोलती है, और खोलने के बाद वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि बेटी, शायद हमारे भाग्य में ही लिखा है। तो उसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है कि माँ, क्या सच में ही हमारे भाग्य में लिखा है, या फिर आप जानबूझकर ऐसा मेरे साथ करवा रही हो। इस बात को सुनकर माँ कहती है कि बेटी, ऐसा नहीं है, तुझे तो पता है कि बार बार तेरा पिता मुझ पर हाथ उठाया करता है, और मेरी तो ये नियति है, शायद यही हमें भोगना लिखा है। लेकिन तभी मीरा कहती है कि नहीं माँ, शायद ऐसा तो नहीं है, अगर आप एक बार कोशिश करें तो मेरी जिंदगी तो बदल सकती है, आपकी भले ऐसी रहे। बात को सुनकर उसकी माँ अपनी आंखों में आंसू लेकर सोचने लगती है, और थोड़ी देर सोचने के बाद वह एकदम से उठ खड़ी होती है और अपने पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। आंसू को पोंछने के बाद जो माँ होती है वह अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और रात के समय उससे कहने लगती है, बेटी, अभी तेरा पिता घर नहीं आया है और तू भाग जा यहाँ से, जहां तुझे जाना वहां पर चली जा, लेकिन यहाँ पर रहेगी तो तेरे साथ ही सब कुछ हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अगर तू यहां से चली जाएगी तो भले उसके बाद तेरा पिता मुझे पीट पीट कर इस दुनिया से विदा कर दे, लेकिन मेरे अंदर एक तसल्ली रहेगी कि मेरी बेटी को मैंने घर से भेज दिया। इसी वजह से जो मीरा होती है अपने घर से निकलती है कुछ पैसे लेकर, और वहां से ऐसे निकलते हुए एक ट्रेन में बैठ जाती है।
काफी दिन ट्रेन में सफर करने के बाद वह घूमते घूमते हरिद्वार पहुंच जाती है और अब तक जो भी पैसे उसकी मां ने उसे दिए थे वो सारे के सारे पैसे उससे खत्म हो चुके थे, क्योंकि वहां से निकलकर पहले उसने काफी दूर एक शहर में एक कमरा लिया था और कमरा लेने के बाद उस कमरे के अंदर रहने लगी थी और इधर उधर काम देखने लगी थी। लेकिन जहां पर भी उसे काम मिलता वो ऐसा ही काम मिला करता कि लोग उसके ऊपर गलत निगाह रखा करते और इसी वजह से वह काम छोड़ दिया करती है। जो पैसे उसकी मां ने दिए थे वो उस कमरे का किराया भरने में चले जाते हैं और जब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं और ना ही उसके पास काम होता है तो जो मकान मालिक होता है वह भी उस पर गंदी निगाह रखता है और कहता है कि एक बार मेरी हसरतें पूरी कर दो और उसके बाद जब तक चाहे जब तक रह लेना। लेकिन जो मीरा होती है उसे ये सब चीज बिल्कुल भी नहीं करनी थी और इसी वजह से जो मीरा होती है वह एक दिन बिना किराया दिए हुए चुपचाप वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि उस दिन शाम को उसने कह दिया था मकान मालिक ने कि ऐसा करना, मेरा किराया दे देना और अपना सामान यहां से ले जाना। तो इसी वजह से वह अपनी उस अटैची को उसी मकान मालिक के पास छोड़कर वहां से दोबारा से ट्रेन में सफर तय करती है और पूरी तरह से थक चुकी है, हार चुकी है और इसीलिए घूमते घूमते वह हरिद्वार चली जाती है। हरिद्वार में जाकर वह इधर उधर अपने लिए काम ढूंढती है, लेकिन यहां पर भी उसे कोई काम नहीं देता है और इसके बाद वह सोचती है कि क्यों ना अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूं। लेकिन जब वह यह ख्याल अपने दिमाग में ला ही रही थी तो उसी दौरान उसकी भिखारियों जैसी हालत थी और वह मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर गंगा जी की तरफ देख रही थी। अब जैसे वो गंगा जी की तरफ देखती है तो उसी दौरान अरविंद आता है और अरविंद उसे रोटी देता है, लेकिन वो रोटी कुत्ता खा लेता है और उसके बाद दोबारा से उसे पूछता है। यहां से आगे की जो कहानी है वो अरविंद को पूरी पता है और इसके बाद जो मीरा होती है वह इस कहानी को सुनाकर फूट फूट कर रोने लगती है और अरविंद से कहती है कि अरविंद, मुझे ना माँ की बहुत याद आया करती है, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि जब मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करने के बारे में सोच रही थी तो तभी मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मुझे घर से भगाया था। इस बात को सुनकर जब पूरी बात को अरविंद सुनता है तो उसे भी मीरा से पूरी तरह से प्यार हो जाता है, क्योंकि अब तक उसे प्यार तो था लेकिन वो कहने से डर रहा था। लेकिन जब वह सुनता है कि मीरा ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए सब कुछ किया है तो उसे महसूस हो जाता है कि इससे अच्छी लड़की उसे नहीं मिल सकती। इसी वजह से जो अरविंद होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले हम लोग हमारी माँ के पास चलते हैं। इसके बाद जो अरविंद होता है वहां से सीधा उसे लेकर अपनी माँ के पास जाता है और माँ को उसकी पूरी कहानी सुनाता है। माँ जब उसकी पूरी कहानी सुनती है तो वह मीरा से माफी मांगती है, कहती है कि बेटी मुझे माफ कर दे, वो दरअसल उसने ऐसे ऐसे कह दिया था और इसी वजह से ये हो गया, लेकिन तू चिंता मत कर, आज से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन तभी अरविंद कहता है कि माँ, मैं ना मीरा से शादी करना चाहता हूं, तुम उससे पूछो ना कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं उससे शादी करके अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। माँ जो होती है वह भी काफी ज्यादा दयावान थी और जब वह मीरा से पूछती है तो उसके बाद वो मना करने लगती, कहती है कि माँ जी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन माँ कहती है कि बेटा, अगर तू शादी करना चाहती है तो मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बस हाँ कर। तो उसके बाद मीरा हामी भर देती है और इसके बाद अरविंद और मीरा की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने से पहले यहाँ पर जो अरविंद होता है वह उसके माता पिता के पास भी जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब मीरा घर पर नहीं थी तो उसके पिता ने उसकी माँ को बुरी तरह से टॉर्चर किया, लेकिन सारे टॉर्चरों को सहने के बाद भी वह आराम से रह रही है। तो इसीलिए जो अरविंद होता है वह मीरा की माँ को अपने साथ ले आता है और उसके पिता को वहीं पर छोड़ देता है। मीरा की माँ अपनी देखरेख में मीरा की शादी कराती है और वो लोग आज तक भी खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक माँ के बलिदान का पूरा भरपूर उपयोग हो गया और उसकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से संवर गई। मीरा जो होती है वो फिलहाल उस होटल को पूरी तरह से संभाला करती है, साथ में उसकी मीरा की माँ है वह भी उसकी मदद किया करती है। अरविंद ने मीरा की माँ को अलग से कमरा दे रखा है और उसी के अंदर वो रहा करती है। कह दिया है कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी देखरेख करूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की अपने घर से इस तरह से भागी और उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।